हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर टॉक शोज़ की श्रृंखला करते हैं, विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो विषय हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में है। जी हाँ, बांग्लादेश इसलिए कि शायद हमारा सबसे जो एक रिलायबल पड़ोसी इस समय है, वो बांग्लादेश ही है। बाकी पड़ोसियों के साथ कहीं न कहीं हमारे संबंधों में कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन बांग्लादेश पिछले कई दशकों से भारत के लिए एक बहुत ही कंसिस्टेंट और रिलायबल पार्टनर रहा है। बांग्लादेश की हिस्ट्री को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं और उनमें से एक एक्सपर्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के भारद्वाज। स्वागत है आपका सर। जी, नमस्कार सर। आ, इनका परिचय इतना बड़ा है कि मैं शायद शॉर्ट में देना चाहूं तो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं देने की कोशिश करूंगा। ये प्रोफेसर भी हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज और फॉर्मर डायरेक्टर एनर्जी स्टडीज प्रोग्राम एट द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। इसके अलावा ये एसआरटी फेलो अवार्डी हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से। ये एशिया फेलो अवार्डी हैं 2010-11 में, जहां पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका बांग्लादेश के अंदर 1 साल गुजारा पूरा का पूरा। इसके अलावा बहुत सारे इनके क्या कहते हैं ना, एक अथॉरिटेटिव पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। एक स्कॉलर होने के नाते साउथ एशियन जो कंट्री हैं, जो बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा आपका भूटान और अन्य देश जो हैं, उनके ऊपर इनकी मास्टरी है। दो देशों के बीच में संबंध, सोशल फैब्रिक या आर्थिक आदान प्रदान, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको समझने की जरूरत होती है। हमारा सौभाग्य है कि आज संजय के भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि बांग्लादेश के ऊपर एक काफी बड़ी अथॉरिटी हैं। जवाहरलाल नेहरू के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ना केवल पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स बांग्लादेश से भी जो ख़ास तौर से जेएनयू के अंदर आकर रिसर्च करते हैं, वो भी इनके साथ ही रहे हैं और इनकी सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान हुआ है। इनका कहना है कि बांग्लादेश के करीब-करीब ऑलमोस्ट 50 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने ट्रैवल किए हैं और कोई भारत का ऐसा एंट्री पॉइंट नहीं होगा या बांग्लादेश का एंट्री पॉइंट नहीं होगा जिसको उन्होंने कवर ना किया हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बांग्लादेश के इन्स एंड आउट्स को पहचानता है, उसके सोशल फैब्रिक को पहचानता है, दो देशों के बीच जो ताना-बाना है उसको पहचानता है, आज हमारे सामने एक अथॉरिटी के रूप में है और हम उनका स्वागत करते हैं। जी, भारद्वाज जी, अ, बांग्लादेश की आज़ादी को 50 वर्ष हुए और उन 50 वर्षों में बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुंचा। जहां उसको एक बॉटमलेस बास्केट केस कहा जाता था, आज वो एक ग्रोथ का आइकॉन बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। बंगबंधु का 100 ईयर्स भी है, गोल्डन जुबली ऑफ बांग्लादेश भी है। मैं यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं करूंगा। बांग्लादेश की इस यात्रा में आप या आपकी पहली टिप्पणी कहाँ से आप प्रारंभ करेंगे? क्या 1971 से या उसके बाद से, या जो भी आप टिप्पणी करना चाहें, स्वागत है आपका। जी नमस्कार दिनेश जी। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। आपने मुझे इस मंच पर बोलने का एक अवसर दिया और ख़ासकर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते या बांग्लादेश एक देश के रूप में जानने का एक एक अच्छा आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, उसके लिए मैं दोबारा से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आपने मेरी बात की शुरुआत कर दी कि जो 2021 है, वो भारत और बांग्लादेश के लिए या बांग्लादेश के लिए एक त्रिवेणी के रूप में है और इस त्रिवेणी में ये 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश में पूरे 1 साल मनाई जा रही है और मनाई गई है और उसमें जो 50वीं वर्षगांठ है उसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरीके से भारत का संदर्भ है, भारत का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे दिखाई देता है। पहली बात हम कहते हैं कि 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई।
दूसरा हम कहते हैं कि 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए। या आप ये कहिए कि जो आज वो 100वां बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं बंगबंधु मुजीबुर रहमान की, वो भी कुछ न कहीं न किसी हद तक भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए एक आधारशिला है। जी, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि बांग्लादेश जो है भारत के लिए, चाहे वो भू राजनीतिक दृष्टि से हो या भू आर्थिक दृष्टि से हो, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं आपको ये कहूँ कि जो बांग्लादेश को कि वी आर पार्ट ऑफ कॉमन इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक सिस्टम, हम जी। कोई अलग नहीं हैं। हुँ, हमारी नदियाँ एक हैं, लगभग 54 नदियाँ हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ट्रांसनेशनल 54 रिवर है। 54 रिवर्स। यस, 54, 54 रिवर्स। और रिवराइन लैंड है, डेल्टाइक लैंड है, और आप ये कहिए कि लगभग 4096 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है, रिवराइन बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर है, और कोई चीज़ अलग नहीं है, वही माउंटेन है, वही रिवर्स हैं, वही एक एक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध वो यूनिक रिलेशंस हैं, वो बांग्लादेश के किसी और देश के साथ हो नहीं सकते हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, जितना गहराई से, सांस्कृतिक रूप से और सिविलाइजेशनल रूप से या लिंग्विस्टिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं, तो बांग्लादेश और भारत के संबंध एक घनिष्ठ और एक एक यूनिक रिलेशंस है। अब मैं कहूँगा कि पिछले साल जैसे आप देखेंगे कि 2021 में बांग्लादेश वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ विज़िट की। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने वहाँ विज़िट की। आप देखिए कि लगभग 2 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड का हमने उनको गिफ्ट के रूप में दिया। 6 दिसंबर को हम मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी-अभी जो जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में एक रेल लाइन की शुरुआत की, ये तीसरी रेल लाइन है जो भारत की और बांग्लादेश के बीच में, दोनों देशों की जनता के बीच में जुड़ाव स्थापित करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक यूनिकनेस है रिलेशंस में, वो यूनिकनेस किसी और देश के साथ बांग्लादेश में एक आत्मसात का संबंध है। मैं रोटी-बेटी का संबंध कहूँ, ना कहूँ, लेकिन आज के दिन भी अभी भी देखते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है दोनों देशों के बीच में, कि दोनों अलग सोच नहीं रख सकते, एक ही सोच में दोनों को बहना पड़ता है। जहाँ-जहाँ अलग सोच आती है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और ये जी, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आते हैं कि इनको हम मन से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कई बार दिमाग से स्वीकार हमको करना पड़ता है, और इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। कि बिल्कुल। अंग्रेज़ों से पहले आप देखेंगे कि जैसे अंग्रेज़ आए यहाँ पे, और जिस तरीके से वो बंगाल में आए, एकमात्र जो इन्वेजन हुआ भारत में, वो जो जो बंगाल ईस्ट से हुआ, वो अंग्रेज़ों का हुआ। बाकी सारे इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, जितने भी यहाँ पे, चाहे वो प्लंडर के लिए आए हैं, प्रॉफ़िट के लिए आए हैं, लेकिन एकमात्र जो अंग्रेज़ आए, वो बंगाल में आए, और उन्होंने जिस तरीके से समाज में अपना स्थायित्व प्रभुत्व बनाने के लिए धर्म और क्षेत्र का उपयोग किया, वो भारत के लिए 1947 में घातक बना, और भारत का विभाजन कर दिया गया, जिसमें एक बंगाल था, एक बंगाल की सांस्कृतिक जो आइडेंटिटी थी, जो पहचान थी, उसको बाँट दिया गया। सबसे पहला जो प्रयास, मैं नहीं कहूँगा कि कैसे ट्रेडिंग रिलेशंस अंग्रेज़ों ने रखे बंगाल में, और किस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के साथ में पहले डेवलप किया और मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज़ किया, और हिंदू ज़मींदार बन गए, बिज़नेसमैन बन गए, और मुस्लिम कम्युनिटी वहीं पे ही छोटे धंधों में लग गए, किसान बन गए, नाविक बन गए, टेलर बन गए, सेलर बन गए। क्लास डिफरेंस हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ा कर दिया, और ब्रिटिश की देन थी। और 1857 के बाद वही ब्रिटिश ने दूसरी रीति अपनाई कि अब हिंदू थ्रेट हो गए हैं और मुसलमान थ्रेट नहीं है, तो अब मुस्लिम्स को अपीज़ करने की नीति अपनाए, और उसी अपीज़मेंट नीति के माध्यम से, जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम कहेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन करने का प्रयास किया गया। उस बंगाल के विभाजन में जो मोटे तौर पे आप देखते हैं कि जो एक टेरिटोरियल डिवीजन था, ये टेरिटोरियल डिवीजन जो था,
वो खाली टेरिटोरियल नहीं दिख रहा था, वो रिलीजियस डिवीजन भी था, जो जिस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने कुमिल्ला ढाका और मेमन सिंह में जिस तरीके के भाषण दिए, उन्होंने एक तरीके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उद्वेलित करने का प्रयास किया। और 1905 में आते-आते उन्होंने कहा कि ईस्टर्न जो पार्ट है बंगाल का वो पिछड़ा है वेस्टर्न पार्ट्स के मुकाबले, और हमको इसको विभाजित करना पड़ेगा और उसको मुस्लिम्स को हमको एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मुस्लिम्स को डिप्राइव भी ब्रिटिशर्स ने ही किया था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे विभाजन के बावजूद भी जो लीडरशिप थी बंगाल की उस वक़्त, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या बाकी जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया। बंगाली आप न्यूज़पेपर उस वक़्त की निकाल के देखोगे तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ क्लियर कट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। या आप ये कहें कि अमृत बाज़ार पत्रिका को आप उखाड़ के देखेंगे तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अपीसमेंट पॉलिसी और वीकनिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। नवाज सलीमुल्लाह वहां के जो ढाका के नवाब थे, उन्होंने कोशिश किया कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलके आप बंगाल को विभाजन करा दो। इतना बड़ा विरोध हुआ, आपने स्वदेशी मूवमेंट वहीं से ही शुरुआत हुई और 1911 में उसको वापस करना पड़ा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जुड़ाव है बंगाली कम्युनिटी का, सांस्कृतिक जुड़ाव था, जो आपसी जुड़ाव था, बहुत मजबूत था, उसको विथड्रॉ करना पड़ा 1911 में आते-आते। हालाँकि 1921 में कहा कि हम एक वहाँ पे विश्वविद्यालय दे देंगे, एक एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे देंगे। आप मैं ये भी कहूँगा कि 2021 100वीं वर्षगांठ थी ढाका विश्वविद्यालय की। ये 1971 से पहले कुछ डेवलपमेंट ऐसे भी थे कि जहाँ पर एक्चुअली ये एक ऐसा देश बना जो कि भाषा के आधार पर भी देश बनता है। ये भारत निश्चित के रूप विभाजन की बात है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था और उसी दिन को यूनाइटेड नेशन जो है वो मदर टंग के डे के रूप में भी मनाता है देखा जाए तो। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, नहीं, जी, मैं जी। वही बात आ रहा हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने बिल्कुल निश्चित बहुत अच्छी बात कही कि 1931 में आप देखिए, 30 में देखिए, एक मोहम्मद इकबाल के एड्रेस को देखिए, कहीं पर भी बंगाल और बंग इस्लाम की बात नहीं कही गई। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे रहमत अली, चौधरी रहमत अली, उन्होंने भी बंगाल को कहीं पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ा था। और जो जी, ओरिजिनल लाहौर रेज़ोल्यूशन 1940 में जो दिया था, उसमें भी फजलुल हक, शेरे बांग्ला कहते हैं जिनको, फजलुल हक, मौलाना फजलुल हक, उन्होंने भी कहा कि डिवीजन होगा लेकिन देयर विल बी को रिलीजियस स्टेट, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना एक तरीके का अपना राज्य की बात कर सकते हैं 1940 में भी। लेकिन जिन्ना साहब का इतना दबदबा था कि 1940 में कहा कि जो ये ओरिजिनल लाहौर रेजोल्यूशन था, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक था, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट स्टेट ही था। मतलब यह है कि 1947 में आते आते जो लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी लास्ट मोमेंट में अपने को विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम तो एक बंग भूमि की बात करेंगे, एक बंगाल जो हमारी आइडेंटिटी उसकी बात करेंगे। और आप सरप्राइज होंगे उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। अबुल हासिम, एच एस सुहरवर्दी, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस साहब के बड़े भाई, छोटे भाई थे, वो भी इस बात को कि बंग भूमि की बात कर रहे थे। तो जो लीडर वहां पे खड़ा हुआ, मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि 1947 में एक तरीके की, दो तरीके की फोर्सेस तैयार हो गई थी। एक जो बंगाली राष्ट्र की बात करती थी, बंगाली आइडेंटिटी की बात करती थी, पहचान की बात कर रही थी, और दूसरी जो पहचान बन गई थी वो जो इस्लाम से जोड़ के रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते थे। और मैं वहीं पर ये बात कहूंगा कि जो दो फोर्सेस थी, एक कहेंगे अदरेंस ऑफ 1947, जो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार किया। ये बात चलती रही 1947 से 1971 के बीच में, जो लगभग 24-25 साल का जो एक सफर था, उनको कई विद्वानों ने कहा कि एक सेकंड कॉलोनियल रूल शुरू हो गया है। अभी तक हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, अब हम पाकिस्तान की कॉलोनी, वेस्ट पाकिस्तान की कॉलोनी के रूप में बन गए। और जिस तरीके का एक एक्सप्लॉयटेटिव रिजीम
कायम किया पाकिस्तान में उस वक्त, कि कहा गया कि एक रहमान सोबान है वहां के इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि ये विद वन पॉलिटी देयर आर टू इकोनॉमीज, कि एक पॉलिटी जो पंजाबी मुहाजिर कोटरी है वो टू इकोनॉमीज को रन कर रही है, और वो एक तरीके का डिस्पैरिटीज, डिफरेंशिएटिंग ट्रीटमेंट कर रही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट भी देखेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 20 साल में 4% तक पहुंच पाया, और वेस्ट पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 6.5% तक पहुंच पाया। और उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था कि बंगाल को आप देखते हैं, जो आज ईस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, बांग्लादेश, वहां पे राइस प्रोडक्शन बहुत होता था, वहां पे जूट प्रोडक्शन बहुत होता था, फिशरीज प्रोडक्शन बहुत होता था, जो उनका एक्सपोर्ट होता था, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होता था, उसका इन्वेस्टमेंट वेस्ट पाकिस्तान में होता था। और इस तरीके का जो एक कॉलोनियल एक्सप्लोटेटिव सिस्टम शुरू हो गया, उसका विरोध वहां शुरू होगा। सबसे बड़ा जो बात आई कि जो आप कहते हैं कि वो बंगाली राष्ट्रवाद, की उनका तो बंगाली जो कल्चरल आइडेंटिटी है, लिंग्वल आइडेंटिटी उनके ब्लड में है। और वहां जिन्ना साहब ने कहा कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी, कि कल से आप अरबिक स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे, और वहीं से बंगाली राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। 1952 में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ हॉल में लगभग 7 विद्यार्थियों ने अपने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1952 की बात कर रहे हैं। 1952 में अपने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए बंगाली भाषा के लिए, और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ जो आज अवामी लीग है, नेशनल अवामी लीग। पहले नेशनल मुस्लिम अवामी लीग था, उन्होंने मुस्लिम वर्ड ड्रॉप कर दिया और अपना सेकुलर प्रोजेक्शन करते करते उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। 6 पॉइंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ रीजन्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इतिहास में। 1971 में आते आते, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वहां पे अयूब खान का मिलिट्री रिजीम आ गया था, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज थी, और अयूब खान के मिलिट्री रिजीम के खिलाफ बंगाली अपने अपने अधिकार की बात कर रहे थे कि भाई जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में उसमें पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए। 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, और 1970 के पहले इलेक्शन में जो अवामी लीग थी उनको मेजोरिटी सीट मिली, उनको ट्रांसफर होना चाहिए था पावर, लेकिन सत्ता के दम पे याह्या खान ने और टीका खान ने मिलके सत्ता के दम पे जो बंगाली भावनाएं थी, जो उनका एक जो अपना अस्मिता थी, उसको दबाने की कोशिश की। 9 महीने तक 1900, आप ये कहिए कि 24-25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक 9 महीने तक खूनी संघर्ष हुआ, एट्रोसिटीज हुआ, जेनोसाइड था ये एक। और किसके खिलाफ, ये आप देखिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम पाकिस्तानी सेना ने मुस्लिम बांग्लादेशियों को मारा। तो एक तरीके का ये जो सत्ता का एक जो नशा पाकिस्तानी आर्मी में था, उन्होंने, दिस इज अ हीनियस क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, इट वाज जेनोसाइड। लगभग 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोगों को मार दिया गया, एस्टिमेट्स हैं। लगभग 3 लाख औरतों का रेप किया गया। और जिस तरीके का एट्रोसिटीज, दे हैव ruined एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एंटायर कंट्री इन 9 months। इंडिया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके का पॉलिटिकल मैनोवरिंग किया, यूएसएसआर के साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी किया और इंटरवीन किया 6 दिसंबर 1971 को, और 7 दिसंबर से 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान, जनरल नियाजी के घुटने टिका के एक विक्ट्री दिलाई बांग्लादेश को। आज विक्ट्री डे भी 2000, ये 50वां विक्ट्री डे भी हम मना रहे हैं 2021। तो कहने का मतलब ये है कि जो लड़ाई, ये लड़ाई हो गई साफ साफ 1947 की फोर्सेस की और 1971 के फोर्सेस की। 1947 का जो फोर्सेस हैं वो धर्म के आधार पे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, और 1971 का जो फोर्स था वो सेकुलर बंगाली डेमोक्रेटिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि वहां जो 4 पिलर बने कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड बंगाली नेशनलिज्म, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। और उस आधार पे एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर, इंक्लूसिव सोसाइटी की जो बंगाली लोग हैं, जो ईस्टर्न पाकिस्तान में रहते हैं, वो एक राष्ट्र चाहते हैं, और वो बांग्लादेश होगा। तो ये जो कंटेस्टेशन था, वो कंटेस्टेशन चलता रहा। आप ये भी देखिए कि जो मुक्ति योद्धा थे,
वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का साथ कौन दे रहा था? जो बंगाली वहां पे थे, जमात इस्लाम के लोग, अल बदर, रजाकार, अल शैम, जो इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब कोलैबोरेटर के रूप में पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में चाइना और अमेरिका ने भी बहुत नेगेटिव इसमें रोल अपनाया। अमेरिका कहते हैं कि लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन उस वक्त उनकी बहुत अच्छी भूमिका नहीं थी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरी पीएचडी इसी विषय पे है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कंटेस्टेशन था एक मुस्लिम राष्ट्रवाद और बंगाली राष्ट्रवाद में, उसमें बंगाली राष्ट्रवाद की विजय हुई, जो कि सेकुलरिज्म के आधार पे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पे आधारित था। आपने बिल्कुल सही कहा कि एकमात्र दुनिया का देश है जो भाषा के आधार पे अस्तित्व में आया, और वहीं से आज तक का जो ट्रेंड है बांग्लादेश की पॉलिटी और सोसाइटी में जो हमको देखने को मिलता है, कि वहीं पर लगते हैं कि बांग्लादेशी सोसाइटी एंड पॉलिटी इज वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू फोर्सेस। दो तरीके की शक्तियों में विभाजित है। एक जो ओल्ड मुस्लिम लीग और 1947 के को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी जो 1971 की स्प्लिट को रिप्रेजेंट करती है, सेकुलर बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है। और जहां जहां सेकुलर बंगाली राष्ट्रवादी शक्तियां कमजोर पड़ती है और उनको बाहर से इंस्पिरेशंस मिलता है या भीतर से सपोर्ट मिलता है, तो 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है। जी। और जैसे ही असैसिनेशन होता है 1975 में, तो आप देखते हैं कि जिस तरीके का परिवर्तन वहां के संविधान में होता है, कि संविधान का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा नेचर ही बदल दिया गया, कि संविधान में संशोधन करके 5वां, 6ठा, 7वां संविधान, कि उसमें टॉप ऑफ द प्रिएबल लिख दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने सेकुलरिज्म को रिप्लेस कर दिया ऑलमाइटी अल्लाह। आपने स्पेशल सॉलिडिटी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ स्थापित कर दी। कहने का मतलब यह है कि जो त्याग किया था, इतना बड़ा त्याग किया, 30 लाख लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। भारत के लगभग 20,000 सोल्जर्स ने अपनी जान को वहां को सेक्रीफाइस किया, मार्टियर्ड हुए, शहीद हुए। उनकी भावनाओं को दबाते हुए फिर से वही जिनके खिलाफ लड़ रहे थे 1975 में, वही ताकतें शुरू हो गई। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि 1971 में जो बांग्लादेश आया था, वो ऐसा बांग्लादेश था जिसमें 9 महीने तक युद्ध हुआ, और युद्ध में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो जो वॉर टॉर्न इकोनॉमी थी, उसको रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्शन करना मुजीबुर रहमान के सामने बहुत बड़ा एक सवाल था। कहां से आएंगे पैसे, कहां से इन्वेस्टमेंट, एड एंड असिस्टेंस मिलेगा? भारत उस वक्त बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में नहीं था। यूएसएसआर भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं था, मिलिट्री पावर था। तो खाली वेस्टर्न ब्लॉक से या अमेरिका से आपको सहायता मिल सकती थी, या यूएन से सहायता मिल सकती थी। वहां पर आपको चाइना वीटो ला रहा है, आपको रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है। अमेरिका इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश, अमेरिका एंड पाकिस्तान इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश। तो चाइना कहता है कि पाकिस्तान नहीं करे, हम भी नहीं करेंगे, और आपको आपकी यूएन में एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि आपको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, आपको वीटो ला रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा सवाल बांग्लादेश की और मुजीबुर रहमान के सामने था, रिकॉग्निशन का था, रीबिल्डिंग द वार टाउन इकोनॉमी, और यूएन में एंट्री का था। वो तीनों ही उस वक्त कंप्रोमाइज करना पड़ा शेख मुजीबुर रहमान ने, अपनी आइडियोलॉजी के साथ में, अपनी परिस्थितियों के साथ में, और कुछ हद तक अमेरिका के सामने बो डाउन किया कि ठीक है, आप जैसा आप कहेंगे हम आपके साथ बढ़ेंगे। अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया। चलते चलते 1974 में जाके 1974। यस, मैं बीच 1970। में इंग्लिश में ईयर्स इसलिए बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के भाई बहन वो कई बार हिंदी में ईयर्स समझ नहीं ओके, पाते, तो इंग्लिश के अंदर मैं बता रहा हूँ उनको। जी जी, 1974 में बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया। उस कंडीशन में किया कि बांग्लादेश ओआईसी सब्मिट में शेख मुजीबुर रहमान ओआईसी सब्मिट में इस्लामाबाद में आएंगे, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ओआईसी सब्मिट में मुजीबुर रहमान ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश ने रिकॉग्नाइज कर दिया, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया। बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, चाइना ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया, और बांग्लादेश की यूएन में एंट्री हो गई।
ऐसी बड़ी स्थिति थी कि जो वहाँ की पर कैपिटा इनकम थी, जो इकोनॉमी थी, उसको कंपेयर किया गया, रुवांडा से भी गई नीचे उसका इकोनॉमिक जी, इंडिकेटर्स थे, स्थिति थी बांग्लादेश की इकोनॉमी की 1972-73 में। और बड़े-बड़े फेमाइन आते थे जिस तरीके का, और 1974 का एक बहुत ग्रेट फेमाइन था, उसमें अमेरिका ने बड़े कानून लगा दिए कि आप क्यूबा को जूट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको फूड ग्रेन नहीं देंगे। लेकिन इन परिस्थितियों से निकल के 1975 तक आते-आते अनफॉर्चुनेट डे आया कि शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड, एंड मिलिट्री रिजीम वहां पे लगभग 15 साल तक बांग्लादेश में मिलिट्री रिजीम, उन्होंने पहले जियाउर रहमान के नेतृत्व में और बाद में एचएम इरशाद के नेतृत्व में, जो 15 साल का मिलिट्री रिजीम का जो टेन्यूर था, उन्होंने भारत से डिस्टेंस रखा, भारत से अपने अपने स्कोर कौन से स्कोर से सेटल किए, लेकिन कोशिश किया कि the distance from India cultivated good relations with China and with America, who opposed the creation of Bangladesh, and पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए। यूएसएसआर से भी डिस्टेंस कर दिया गया। आते आते 1988 में बांग्लादेश को का रिलीजन, स्टेट रिलीजन इस्लाम घोषित कर दिया गया। 1988 में। जिस 1988 में इस्लाम रिलीजन घोषित कर दिया गया। और कहने का मतलब ये है कि 1975 से 1971 तक वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया गया, ग्रोथ हुआ, उन्होंने कंपैरेटिवली अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए। There are a number of regions that Mujibur Rahman was more over towards the cooperative socialist pattern system, and that was not liked by the capitalist and the jamidars of Bengal at that time, Bangladesh at that time. तो जियाउर रहमान ने वाशिंगटन मॉडल को आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमी को किया। कहा जाता है कि एचएम इरशाद के टाइम में बांग्लादेश में डेवलपमेंटल वर्क ठीक ठाक हुए, वहां पे ब्रिजेस बने, रोड बने, काफी कुछ हद तक हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहां पे डेमोक्रेसी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया, और इस्लाम और उस तरीके का एक डिफरेंट रिजीम वहां पे स्थापित कर दिया गया, जो इंडिया से दूरी बना के, और इस्लाम और मिलिट्राइजेशन जो पाकिस्तान पैटर्न था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। बहुत विकास नहीं हुआ। 1990 में आते आते जो जिस तरीके का एक मूवमेंट खड़ा हुआ बांग्लादेश में, मैं आ रहा हूं कि आज बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में बात कर रहा हूं, आज वो डिफरेंट बांग्लादेश है। आज बांग्लादेश एक रोल मॉडल है। जो बांग्लादेश को हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश के लिए कहा था, दिस इज ए बास्केट केस, आपने बताया इसमें कि इसमें भी एक खास बात है संजय भारद्वाज जी, कि इंसिडेंटली मैंने एक एपिसोड किया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये जो बास्केट केस का वर्ड है, ये हेनरी किसिंगर ने रिपीट किया था। उनके एक अंडर सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री में वहां पर, जिन्होंने जी पहली बार वो वर्ड कॉइन किया था। एंड हेनरी किसिंगर वाज द फर्स्ट मैन एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वहां तो सेक्रेटरी स्टेट होता है वो तो, जिन्होंने उसको रिपीट किया था। हालांकि नाम उनके साथ, ये टर्मिनोलॉजी उनके साथ दी जाती है, लेकिन ये उनकी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी उनके एक अंडर सेक्रेटरी की थी जो उन्होंने किया था, कॉइन किया था। और उसको हेनरी किसिंगर ने रिपीट किया कि इट्स ए बॉटमलेस बास्केट केस जो है, तो उसको हालांकि क्रेडिट उनको दिया जाता है, लेकिन ये क्रेडिट उनका नहीं है, उनके एक अंडर सेक्रेटरी का है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग। आई विल आल्सो चेक एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। आपको अच्छी बात आपने मुझे बताया, लेकिन जो बास्केट केस जो था, उस बास्केट को जितना भी डालो सब खत्म हो जाएगा उस तरीके। आते आते 1990 2000 में जब बांग्लादेश के जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन विजिट किए 2000 में, जब इंडिया भी आए थे और बांग्लादेश भी गए थे और पाकिस्तान भी गए थे, उस वक्त कहा कि बांग्लादेश इज ए मॉडरेट डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्री, एक तरीके से मॉडरेट डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्री, एंड इट इज ए रोल मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। तो एक बांग्लादेश जिसको बास्केट केस के रूप में जिस तरीके से इस्लामिक आइडेंटिटी थोपने की कोशिश की, उनको इतना बड़ा अप्रिसिएशन कि मॉडरेट डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहा जाता है, डिबेट है, मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि इस्लाम और डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश में कोशिश बार बार की जाती है, प्रॉब्लम्स आती है। कहने का मतलब यह है कि 1990 से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट कर दिया गया। दोनों महिलाओं ने, शेख हसीना एंड खालिदा जिया ने, एक जामदानी मूवमेंट के रूप में हम कहते हैं, जामदानी मूवमेंट शुरू किया। जामदानी इज द साड़ी, फेमस साड़ी
यस, यस। ऑफ बांग्लादेशी वुमेन। जब मैं जाता हूँ बांग्लादेश, तो मैं ज़रूर जामदानी साड़ी खरीद के लेके आता हूँ। कोई भी जाए तो बांग्लादेश में ये ज़रूर 2 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए, एक तो जामदानी साड़ी खरीदनी चाहिए और दूसरा जो हिल्सा फिश है, बड़ा फेमस फिश है वहाँ का, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर खाना बिल्कुल। चाहिए। मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसको रिकमेंड करता हूँ कि हिल्सा फिश खानी चाहिए। 2 चीज़ नहीं खाई, जब मनमोहन सिंह जी विज़िट किए थे जी, बांग्लादेश में 2000 जी। ग्या 10 11 में, तब उन्होंने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं आप इतना बड़ा आप सम्मान दे रहे हो, तो मैं आपके लिए आपके कहने पे हिल्सा फिश, इलिस माछ खाता हूँ, खाऊँगा और खाया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो आत्मीयता है दोनों देशों के संबंधों में, दोनों देशों में, वो बहुत घनिष्ठ है। जी। और 1990 से शुरू होते-होते जो डेमोक्रेसी रीइंस्टेट हुई, जामदानी मूवमेंट हुआ, वो इरशाद को क्विट करना पड़ा पावर, और वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट के माध्यम से चुनाव हुआ, खालिदा जिया सत्ता में आई। खालिदा जिया चूँकि जनरल ज़ियाउर रहमान की विडो थी, तो उन्होंने उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जो जनरल ज़ियाउर रहमान और मिलिट्री रेजिम ने बढ़ाई थी। उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, चूँकि वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था, ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा था, यूएसएसआर का विघटन हो गया था, तो उस वक़्त में जो जो इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशंस पॉलिसी को ज़्यादा मजबूत किया। स्पेशल एनवॉय फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाज़ अपॉइंटेड बाय खालिदा जिया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे जोर दिया गया, बाकी जो पॉलिटिकल जेस्चर्स था और रिलेशंस थे, लगभग वही मेंटेन रखे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1990 से 95 तक रहा खालिदा जिया, उसके बाद शेख हसीना सत्ता में आई, दोबारा एक इलेक्शन हुआ, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था। हसीना साहब चाहती थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट के माध्यम से चुनाव हो, वो नहीं करना चाहते थे, फाइनली यही हुआ और संविधान में संशोधन होके केयर टेकर गवर्नमेंट के माध्यम से चुनाव हुए। शेख हसीना सत्ता में आई तो 1996 से 2001 के बीच में एक जो जहां जो लेगेसी बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने छोड़ी थी बांग्लादेश में, उस लेगेसी को रीइंस्टेट करने की कोशिश की गई। शेख हसीना, भारत के साथ संबंधों में सुधार, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में ढाका कोलकाता बस सर्विस शुरू हुई। आप हमने एक बहुत कंटेंशियस इश्यू था गेंजेस वाटर ट्रीटी का, 30 साल के लिए हमने गेंजेस वाटर ट्रीटी किया। एक बहुत दूसरा एक कंटेंशन इश्यू था सीएसटी, जो चित्तागोंज हिल ट्रैक में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो भी 1997 में हमने भारत के सहयोग से उसको उस पे अकॉर्ड साइन हुआ। कहने का 97। मतलब 1997 में, और बहुत अच्छा एक शुरुआत दिया। 2001 में एक नया इतिहास बांग्लादेश में शुरू हुआ, और जो कि अच्छा इतिहास नहीं था। 2001 में फिर से कई परिवर्तन हुए थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी। तालिबान को आप देखते हैं कि जो ट्विन टावर अटैक हुआ था, एक नई वेव शुरू हो गई थी, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया था। वहीं पर बांग्लादेश में चुनाव हुआ और दोबारा से खालिदा जिया सत्ता में आ गई। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि खालिदा जिया मोटे तौर पे जिस शक्ति को, जिस जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, वो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं। उनका जो कोर ऑफ आइडियोलॉजी है वो सेंटर टू राइट है। बेसिकली शी इज मोर अलाइन टुवर्ड्स द राइटिस्ट फोर्सेस। जमात इस्लाम के साथ में मिलकर सरकार बनाई, इस्लामिक ओक्योजोत के साथ मिलकर सरकार बनाई, और ये चूंकि उन्होंने जियाउर रहमान भी आए थे तो उन्होंने भी संविधान में परिवर्तन किया। तो जो सेंटर टू राइट फोर्सेस थी वो वहां मजबूत हो गई, खालिदा जिया सत्ता में आ गई, और जो शेख हसीना की जो सेंटर टू लेफ्ट ओरिएंटेड फोर्सेस थी वो डिफीट हो गई 2001 में। और बांग्लादेश हैज मूव टुवर्ड्स द इस्लामाइजेशन। बहुत बड़ा एक परिवर्तन, बहुत एक चिंता का विषय सभी के लिए, बांग्लादेश की जनता के लिए भी हो गया कि जिस तरीके से कई राइटर्स ने, जैसे पर्टिन लिटनर ने लिखा कि कोकून ऑफ टेरर, बांग्लादेश द नेक्स्ट कोकून ऑफ टेरर। हिरना कार्लेकर हैज रिटन ए बुक बांग्लादेश द नेक्स्ट अफगानिस्तान। हालांकि कंपेयर करना मैं आप सपोर्ट नहीं करता कि नेक्स्ट अफगानिस्तान बांग्लादेश को आप नहीं कर सकते, अफगानिस्तान नहीं हो सकता। बांग्लादेश एक डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट पहचान है, एक सिंक्रेटिक इस्लामिक इथोज है, बहुत कल्चरल है। आप डिफरेंस नहीं कर सकते बांग्लादेश में कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, ना नाम में, ना काम में, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने में। दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। हिंदू और मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पॉलिटिकली जरूर इसका इस्तेमाल होता है, कोशिश किया जाता है, टाइम एंड अगेन वो किया गया। लेकिन 2001 से जिस तरीके से अटैक्स हुए
माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे, अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस पे, शेख हसीना पे भी अटैक हुआ, उनका हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया था, ग्रेनाड अटैक हुआ, और जिस तरीके का जखीरा वहां पे आर्म्स का पकड़ा गया, और उसमें पता लगा कि स्टेट मिनिस्टर लुत्फुज्जामान बाबर वाज इन्वॉल्व। तो एक ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने तरफ से एयर में नहीं, वो बांग्लादेश के लिटरेचर, जो बांग्लादेश के अपने सोर्सेज ऑफिशियल हैं या इंटरनेशनल असेसमेंट्स हैं, उसके आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश में 2001 से 2006 के बीच में डेवलपमेंट हुआ, वो एक कंसर्न हो गया अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, और जो डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव पीपल थे, इंक्लूसिव जो इथोस की बात करते थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात हो गई कि फिर से वही प्रॉब्लम खालिदा जिया ने शुरू कर दिया कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर में वो मैनिपुलेशन शुरू कर दिया उन्होंने, कि अपना जजेस का एज बढ़ा दिया, अपना इलेक्शन कमीशन कर दिया, और खालिदा जिया ने कहा कि नहीं, हम ऐसी माहौल में पार्टिसिपेट इलेक्शन में नहीं, सॉरी, शेख हसीना ने कहा कि ऐसे माहौल में हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इतना बड़ा क्योस, इतना प्रॉब्लम्स, हड़ताल, चक्का जाम, पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ, मतलब सिविल वॉर का सा आप कह सकते हो, हालांकि ये नहीं था स्थिति, लेकिन काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। और जब कहीं कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था, देन मिलिट्री इंटरवीन्ड, not directly, indirectly military intervened, and they were military backed caretaker government has taken over under Fakhruddin Ahmad. Fakhruddin Ahmad was the retired governor of Bangladesh Bank. उन्होंने 3 महीने में उनको चुनाव कराने थे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन उन्होंने 3 महीने में चुनाव नहीं कराया। काफी कुछ बहुत बड़ा, मैं तो अभी भी अप्रिशिएट करता हूं कि मिलिट्री बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट थी, लेकिन जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए कि एकदम क्लीन करने का कोशिश किया, जो लगभग 1 करोड़ वोटर लिस्ट को उन्होंने, जो फेक वोटर लिस्ट बनाई हुई थी खालिदा जिया का, उसको खत्म किया। जो वहां पे जो टेररिस्ट नेटवर्क्स बने हुए थे बांग्ला भाई के रूप में, एक दिन में 6 टेररिस्ट लोगों को हैंग कर दिया गया बांग्लादेश में। ये भारत भी नहीं कर पाता है। ये उदाहरण, बांग्लादेश अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो जिस तरीके का एक फाइटिंग स्पिरिट है, एक जो एक्सट्रीमिस्ट और जो रेडिकल फोर्सेस और अथॉरिटेरियन फोर्सेस के खिलाफ, वो और कहीं देखने को नहीं मिलती साउथ एशिया में, जो बांग्लादेश में हमको देखने को मिलती है। कि 2 साल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि प्रॉब्लम की कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, चुनाव नहीं कराए 2 साल। 2 साल चुनाव नहीं कराए, और -2 डिप्लोमेसी शुरू हो गया कि शेख हसीना को भी हटा दो पॉलिटिक्स से वहां की से, और खालिदा जिया को भी हटा दो। वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, बहुत वहां का जो सिविल सोसाइटी, बड़ा वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है। और फाइनली दे हैव मैनेज्ड वन, एंड शेख हसीना केम टू पावर इन 2008, और वहां से फिर एक नया इतिहास शुरू होता है। वो नया इतिहास कहां से शुरू होता है, जो मैं आपको 2-4 फैक्ट्स आपसे, जब से शेख हसीना आए हैं, 2-4-5 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि पहली बात की कहते हैं कि बांग्लादेश इज ऑल्सो मार्चिंग अहेड इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। जो ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट है आज बांग्लादेश की, पिछले 1 दशक में वो लगभग 6.5% के लगभग जी। और अभी भी प्रोजेक्ट की जा रही है कि 6.7% के लगभग ग्रोथ रहेगी। जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो बांग्लादेश में है, जो 2009 में 31.5% था, वो घट के लगभग 20.8%, लगभग 20% के लगभग 2020 में आ गया। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेशियो है, वो डिक्लाइन हो गया 17% से 12% पे आ गया, 17 to 12%. 17 to 12%. Life expectancy at birth rate has become 72 years. Infant mortality, child mortality, maternal mortality rates हैं, they are performing, they are far better than many of the developing countries. Yes. Developing countries today, yes. including India. जो enrollment rates हैं primary education पे, that has reached 98% of age better group. than India, yeah. Yes, and जो the country is graduating from least developed country to developing countries, that is 2026. It was earlier 2024, the World Bank ka estimate, now it has become 2026 because of the pandemic and all that. Yes. So Bangladesh is now a lower middle income country.
in terms of per capita income. World Bank का estimates है. This is the 31st largest economy in the world. India has technically slipped below Bangladesh in terms of per capita income. Per capita, yes, yes. Neighboring Bangladesh. आप ये देखिए कि $2227 per capita income हो गया बांग्लादेश का in comparison to India that is $1947. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं बिल्कुल आप करिए। वो एडिशन ये है कि बांग्लादेश ने, जैसे इंडिया ने भी मोदी जी के रेजिम के अंदर अपना बेस ईयर चेंज किया था, बांग्लादेश हैज चेंज इट्स बेस ईयर ऑफ द इकोनॉमी काउंटिंग जो होता है, जहां से गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है, उसके हिसाब से उनकी कई एरियाज थे जो उनके जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते थे. द न्यू इंक्लूजन एंड द चेंज ऑफ बेस ईयर हैज brought the so-called GDP up to $414 billion, which was earlier estimated around $330 billion or $340 billion. Or per capita income right now has been revised from the 2227, what you said, is to 2554 right now for this year. It is due to the change of the base year. Same thing had happened where Mr. Modi had changed the base year of the economic activities, and also due to that one, there were some changes in Manmohan Singh times, you can say, the GDP growth which were brought down, and the NDA regime had gone up actually. So base year always brings these kind of disparities, and again, now it is the latest one right now by the Bangladesh. They are ahead of India as far as base year change is concerned. So now latest is 2554, which is through the Bangladesh Bank and other their legal what is a government organizations, जहां से इन्होंने आंकड़े निकाले हैं. अभी सरकारी आंकड़े अब 2554 है और $414 बिलियन के करीब उनका जीडीपी अब जो आया है उनका. ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो पिछले 2 महीने से चल रहा है. दिनेश जी, 2-3 बातें, बहुत अच्छी बातें आपने बताई. ये 2-3 बातें और ऐड कर दूं इसमें कि बांग्लादेश कई जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें भी इंडिया से बेटर कर रहा है, चाहे वो हेल्थ का हो, मतलब कई चीजें. मैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा कैसे हो रहा है. आप ये देखिए कि जेंडर पैरिटी के हिसाब से भी बांग्लादेश इज अहेड ऑफ इंडिया. जो वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज में 9th पोजीशन में वर्ल्ड में. आज प्रधानमंत्री महिला हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन महिला हैं, आप लोग जो उनकी जो जातीय संसद की जो अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, होम मिनिस्टर भी महिला थी एक टाइम में, और फॉरेन मिनिस्टर भी महिला थी एक टाइम में. कहने का मतलब यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इसके फैक्टर्स हैं जिसमें आप मोहम्मद यूनुस को भी काफी कुछ आप क्रेडिट दे सकते हैं. उनके ग्रामीण बैंक का जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, जो महिलाओं को टारगेट ग्रुप बनाया, और जिस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मूव किया, वो एक बहुत बड़ा बांग्लादेश के इतिहास में, बांग्लादेश की इकोनॉमी में, सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. वहां के लोग ज्यादा मोहम्मद यूनुस को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि ये इंटरेस्ट लेता है, सूदखोर है. इस्लाम में सूद को थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, बट स्टिल दैट ही हैड द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड एंड he had been awarded Nobel Prize. So my point कि जो कंट्रीब्यूशन समाज के लिए मोहम्मद यूनुस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आप ब्रेक को भी आप कह सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो पॉलिसी चेंजेस आया कि एक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक डेवलपमेंटल जो पार्टनरशिप हुआ, वो एक रोल मॉडल के रूप में हो गया. देखो, माइक्रो क्रेडिट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बांग्लादेश में हो गया, क्योंकि उसका कारण है पॉलिसीज है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप हो गया, और उस डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या आप दूसरे जो सोशल हेल्थ के सेक्टर में हो, या बाकी दूसरे क्षेत्र में काफी कुछ हद तक प्रोग्रेस किया. और बांग्लादेश को आज ये जो लैंडमार्क्स मिल रहे हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स का जो क्लेम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक योगदान है. नो डाउट आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेमिटेंसेज आते हैं बांग्लादेश के, लगभग जो ओवरसीज माइग्रेंट लेबर फोर्सेज हैं, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, वो लगभग अभी भी 2020 का आंकड़ा देखते हैं तो $24 बिलियन का हर साल कंट्रीब्यूशन होता है पर एनम. तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. दूसरा जो सेक्टर है जिसमें महिलाएं एक वॉल के रूप में खड़ी हुई हैं, वो महिलाओं का बांग्लादेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है. एक सेक्टर जिसको आप रेडीमेड गारमेंट कहते हैं, जिससे 70% जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का, वो रेडीमेड गारमेंट्स का है. यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जाता है, और उसमें जो वर्क फोर्स है
वो महिलाएं हैं। मैं कभी जाता हूँ ढाका में और मीरपुर के जब एक फ्लाईओवर पे खड़ा होकर देखता हूँ तो शाम के 5 से 5:30 के बीच में लाखों महिलाएं एक कलरफुल ड्रेसेस में निकलती हुई फैक्ट्रीज से दिखती हैं। वो दिखता है कि कितना बड़ा इनका, दे आर द बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये कारण है कि बांग्लादेश हैज बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये जिस तरीके, और जो बांग्लादेश जो एग्रो बेस्ड सोसाइटी था, वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, डिस्पैरिटीज दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने इकोनॉमिक सेक्टर में एक अपना ग्रोथ किया, मार्च किया, उसने बांग्लादेश में एक डाइकोटोमी क्रिएट कर दिया। और वो डाइकोटोमी क्या क्रिएट कर दिया, वो बहुत बड़ा डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी बिटवीन the values and the goals. Which one you like? You like value or you like the goal? The values is the democracy, the human rights, people's participation, everything. That these are the values they had been fighting, and the goals is the economic development, economic growth, performance, job, employment, all that. और जनता ने अब ये क्राई है ये कि जनता एक डाइकोटोमी, एक सरप्राइज कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिया को कि अपोजिशन को स्पेस नहीं दे रहे, डिजिटल सिक्योरिटी लॉ को नेगेटिवली एक रिप्रेसिव लॉ के रूप में यूज कर रहे हैं। आपके संज्ञान के लिए मैं बता देता हूं कि जो अभी वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हुआ, अमेरिका ने होस्ट किया, उसमें बांग्लादेश को निमंत्रण नहीं आया। कि बांग्लादेश को निमंत्रण नहीं आया, और उसमें बांग्लादेश की जो एलिट फोर्सेज हैं, जिसको आप कहिए कि रैपिड एक्शन बटालियन और DGIF, और जो उनके लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, दे कांट गो टू US, एंड एक तरीके से उनके ऊपर जो ये एक जो शुरू किया, ये बांग्लादेश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि अमेरिका इज नॉट हैप्पी with the democratic credentials or democratic index, और जो बैन किया गया, जो RAB और DGIF और BGB को, उसको भी एक थोड़ा कंसर्न है। लेकिन बांग्लादेश की जनता शेख हसीना जी से और उनके इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है, जो गोल है, उससे बड़ी प्रसन्न है। जो डाइकोटोमी उन्होंने कर दिया between the economic development or economic performance and democracy, the people had chose economic development and growth in spite of that. जो दूसरा डाइकोटोमी उन्होंने बहुत बड़ा क्रिएट किया हुआ है बांग्लादेश में, एक प्रो लिबरेशन फोर्स एंड एक एंटी लिबरेशन फोर्स, और वो एंटी लिबरेशन फोर्स का जो एक लेगेसीज है, वो आज भी बांग्लादेश के दिमाग में है कि ये एंटी लिबरेशन फोर्सेस थे, जिसमें जमात इस्लाम को बैन कर दिया गया बांग्लादेश में। जमात इस्लाम चुनाव नहीं कंटेस्ट कर सकती, बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, लेकिन एक दूसरा जो कंसर्न खड़ा आ रहा है कि जमात इस्लाम की जगह जो एक दूसरा फोर्स लोगों ने एक्सेप्ट किया, हिफाजत इस्लाम। और जो हिफाजत इस्लाम का जिस तरीके का एक पोस्चर जो चला आ रहा है, जो वायलेंट मूवमेंट वहां पे जो हो रहे हैं, वायलेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, वो कंसर्न पैदा करते हैं। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हो रहा है, और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे आर आल्सो लुकिंग एडवांसिंग दी जमात इस्लाम्स आइडियोलॉजी, सरिया लॉ की बात करने लग गए हैं। वो कहते हैं जैसे दे वांटेड टू सीवरिंग रिलेशंस विद फ्रांस, कि फ्रांस के साथ में जो हुआ वो आप नहीं करेंगे। और अभी एक और बड़ा बात आया कि एक ग्रुप ने हिफाजत इस्लाम के ग्रुप ने जो मुजीबुर रहमान की एक मूर्ति लगनी थी 2021 में, उनके 100वें बर्थडे में, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिस डीम्स टू अन इस्लामिक, कि मुस्लिम मूर्तियां नहीं लगती हमारे। तो एक अलग अल्टरनेटिव एक डिस्कोर्स बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जमात इस्लाम की जगह, क्योंकि आज के दिन आप ये देखिए कि BNP बहुत कमजोर हो चुकी है। BNP, Khaleda Zia is very old. Her 2 sons are abroad. They are not in the country. वो देश में नहीं है। तो अब वहां जो वैक्यूम क्रिएट हो गया जमात इस्लाम और BNP से, वो मुझे लग रहा है कि जो इस्लाम के आधार पे और धर्म के रक्षक के रूप में जो हिफाजत इस्लाम आ रहा है, एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है। और मुझे जहां तक इंडिकेशन है कि अमेरिका भी इस बात से खुश नहीं है कि वहां पे एक ही पार्टी का डोमिनेंस हो,
और एक ही पार्टी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के आधार पे, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग अल्टरनेटिव फोर्स, दे आर ऑल्सो कल्टिवेटिंग अल्टरनेटिव फोर्स कि बांग्लादेश में किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इससे क्या हो रहा है कि वहां पे जो कसाकसी चलती आती है 1947 की फोर्स के बीच में और 1971 की फोर्स के बीच में, वो आज तक चली जा रही है। वॉर क्रिमिनल्स को आज पनिशमेंट दिया गया है, काफी लोगों को हैंग कर दिया गया, जनता खुश है। आपने बड़े बड़े मूवमेंट बांग्लादेश के संदर्भ में देखे होंगे। शाहबाग मूवमेंट इज वन ऑफ द पॉपुलर, वेरी पॉपुलर मूवमेंट इन बांग्लादेश। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में और जो इंसिडेंट्स होते हैं, मैंने 9/11 की आपको बात कही कि 9/11 में जो इंस्पिरेशन मिला और वहां पे बीएनपी लेड गवर्नमेंट, जमात इस्लाम सपोर्टेड गवर्नमेंट वहां पे आ गई। आज तालिबान दोबारा से टेक ओवर बांग्लादेश में किया है और तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है। उसके इम्प्लीकेशंस, जो इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस रिलीजियस लोगों को मिलता है। आपने देखा कि अभी जो अक्टूबर 2021 में दुर्गा पूजा को डिसरप्शन करने का, ये बांग्लादेश के फैब्रिक में नहीं है। ये बांग्लादेश के लोग जो है, आप देखिए सरस्वती पूजा, आप कभी ढाका यूनिवर्सिटी आपको मौका मिले जाने का, एंड यू विल फाइंड ढाका यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सरस्वती पूजा का किया जाता है, उसमें हर डिपार्टमेंट अपने अपने पंडाल लगाता है। एक इस्लामिक हिस्ट्री सेंटर लगा रहा है, एक पॉलिटिकल साइंस लगा रहा है, एक कंप्यूटर साइंस लगा रहा है। कंपटीशन होता है किसका सबसे बेस्ट था, किसने सबसे अच्छा तैयार किया, किसने अच्छा सेलिब्रेशन किया। ये जो इंक्लूसिव फैब्रिक है, जो सेकुलर फैब्रिक है बांग्लादेश की, वो रिफ्लेक्ट होती है। और जब जब मैं आपको ये बात और कहना चाहूंगा कि 1952 में जब सेकुलर फैब्रिक पे अटैक हुआ, तब उन्होंने विरोध किया। 1971 में सेकुलर और बंगाली बंगाली कल्चर पे अटैक किया, तब उन्होंने विरोध किया। 1989 में वो खड़े हुए। 2001 से 2005-6 के बीच में हुआ, फिर से बांग्लादेशी खड़े हुए। जहां जहां उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी अंडर अटैक होती है, दे कम टुगेदर। The Bengali people, the society, they come together and they resist against the religious fundamentalist extremist forces in Bangladesh. और अगर आज भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी 2013 में, तो 2013 में 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसमें एक टास्क दिया गया कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि वी विल रीइंस्टेट द स्पिरिट ऑफ 1971, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रीइंस्टेट करेंगे। और उसमें जो बात लाई गई कि भाई, जो क्योंकि सेकुलरिज्म हटा दिया था जियाउर रहमान मिलिट्री रेजिम ने, उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। सेकुलरिज्म वाज रीइंस्टेटेड, लेकिन Islam as state religion also kept maintained. And while there were questions to the prime minister and other leaders, they said कि this is a pragmatic approach of the government, कि गवर्नमेंट को, क्योंकि एक मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, 90% मुस्लिम्स हैं, 8% हिंदूज हैं, तो मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को, मेजोरिटी के सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। हालांकि एक और बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, गौर रिजवी साहब से मेरी बात हो रही थी, जो पॉलिटिकल एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। उन्होंने कहा देखिए, हमारे सेकुलरिज्म डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, वो भारत के संदर्भ में भी लागू हो सकता है कि देखिए, हम ऐसे फ्रांस वाला मॉडल नहीं अपनाते कि एकदम पॉलिटिक्स से रिलीजन को आप अलग कर दीजिए। हम पॉलिटिक्स और रिलीजन को को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं कि वी हैव इक्वल फेथ टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बार बार बांग्लादेश का जो फैब्रिक है, जो सेकुलर फैब्रिक्स हैं, जो वहाँ का इंक्लूसिव इथोज है, जो बंगाली राष्ट्रवाद है, वो बार बार अंडर अटैक होता है। लेकिन वहाँ की जनता वहाँ पे कंसोलिडेट करके अपने आप को पॉलिटिकली उसको रेसिस्ट करके दोबारा से रीइंस्टेट कर देते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बांग्लादेश इज, मैं पर्सनली मैं मानता हूं कि बांग्लादेश इज a secular, inclusive country. There are, the religious ethos are very syncretive, very inclusive, very adoptive, and जो जिस स्पेस पे बांग्लादेश मूव कर रहा है इकोनॉमिकली, दिस वुड बिकम ए रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया। थोड़ा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपोज़िशंस को स्पेस देने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को स्पेस देने की ज़रूरत है। जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो रिप्रेसिव, जो कई बार रिप्रेसिव हो गया, जिसमें हम डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं या दूसरे एक्ट्स की बात करते हैं, उसको थोड़ा लीनिएंट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा संजय जी। और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो बांग्लादेश पे है ये कंटिन्यू रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ दिनों बाद फिर आपसे मिलेंगे और संजय जी के साथ ही मिलेंगे, ताकि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो-जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ पिछले 50 साल में घटी हैं वहाँ पर, हम उसका वर्णन भी लेकर आएँगे, ताकि एक-एक फैक्टर्स को उठाया जा सके, उसके ऊपर बात की जा सके। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था इस बार, जो कि बांग्लादेश के ऊपर हमने पेश किया प्रोफेसर संजय भारद्वाज के साथ में, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने 1 साल गुज़ारा है और बांग्लादेश को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने कवर किया है और वहाँ की ईथोस, वहाँ की कल्चर, वहाँ की जो बॉन्ड्स हैं आपस में लोगों के बीच में, उसका बहुत अच्छा इनका अध्ययन भी है या उसके ऊपर एक बहुत बारीक पकड़ भी है। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रोफेसर संजय भारद्वाज से विदा लेंगे, इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्दी आपके सामने अगले हफ्ते फिर पेश होंगे एक नई कड़ी लेके, इसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगली कड़ी लेके, ताकि बांग्लादेश के लोग और भारत के लोग बांग्लादेश के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसे हम कह सकते हैं कि इनसाइड व्यू है एक्चुअली देखा जाए तो। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे संजय साहब का। संजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने हमारे दर्शकों को बताई और इस वादे के साथ कि आपके साथ फिर हम वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते और बातों को लेके। दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे बिल्कुल विदा इस समय और बहुत जल्दी जी, मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे नमस्कार, साथ बने रहे। शुक्रिया नमस्कार। आपका।